दोस्तों आज की ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज को। इससे पहले मैं एलिजाबेथन एज पर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लें। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ पोएट्स और राइटर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कुछ सालों पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और एज ऑफ मिल्टन को डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा सिर्फ जैकोबियन एज पर। 22 साल का ये पीरियड था दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में 1603 से 1625 तक का टाइम, छोटा सा टाइम, 22 साल का छोटा सा टाइम था, ये जैकोबियन एज कहलाता है, क्योंकि जेम्स फर्स्ट इस वक्त इंग्लैंड के राजा बने थे। इसको जेम्सियन एज ना बोलकर जैकोबियन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि किंग जेम्स का लैटिन में नाम था जैकब। इनसे पहले जो वर्जिन क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने शादी नहीं की थी तो उनके बच्चा नहीं था। तो 1601 तक उनकी तबीयत, आखिरी साल चल रहे थे उनके, तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उस टाइम पर क्वीन के चीफ मिनिस्टर थे रॉबर्ट सेसल। हिस्ट्री में बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है दोस्तों रॉबर्ट सेसल। जेम्स को राजा बनवाने में सबसे बड़ा रोल था रॉबर्ट सेसल का। जेम्स एक्चुअली स्कॉटलैंड से था, वहाँ पर ये जेम्स सिक्स था और इसकी फैमिली थी स्टुअर्ट। तो सत्ता जब ट्यूडर्स, क्योंकि एलिजाबेथ ट्यूडर डायनेस्टी से थी, ट्यूडर्स से स्टुअर्ट के हाथ में गई तो इसी के डायरेक्शन में गई, रॉबर्ट सेसल के डायरेक्शन में। मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था एलिजाबेथन एज वाली में, जैसे एलिजाबेथ के टाइम पर स्पाई मास्टर फ्रांसिस वाल्सिंगम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वैसे ही जेम्स के टाइम पर यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे रॉबर्ट सेसल, उनकी डेथ के बाद में, फ्रांसिस वाल्सिंगम की डेथ के बाद में। और दोस्तों जेम्स जब राजा बना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इंग्लैंड में, बड़ा स्मूथली पावर ट्रांसफ़र हो गई एक हाथ से दूसरे हाथ, ट्यूडर डायनेस्टी से स्टुअर्ट डायनेस्टी के हाथों में, और इस सब का क्रेडिट दिया जाता है रॉबर्ट सेसल को। ऑफ कोर्स जेम्स ने भी आकर राजा बनकर रॉबर्ट सेसल को कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। पहले तो पियरेज का टाइटल दिया, लॉर्ड ट्रेजर बना दिया, सारे पब्लिक अफेयर्स इनके हाथों में दे दिए, सारे पब्लिक अफेयर्स यही संभालते थे। कह सकते हैं कि बहुत खास थे जेम्स फर्स्ट के ये, क्योंकि जेम्स फर्स्ट को राजा बनने में सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। उस टाइम पर जब क्वीन एलिजाबेथ बीमार थी, उस वक्त ये बोल के आए थे जेम्स की मदर से कि जिस वक्त मैं बोलूँगा उस वक्त जेम्स को इंग्लैंड में भेज देना। जेम्स जब राजा बनने के लिए इंग्लैंड में आया तो स्कॉटलैंड में बोलकर आया था कि हर 3 साल में आता रहूँगा। कहा जाता है कि पंखों के बने हुए क्राउन के लिए पत्थर का तकिया लेकर जा रहा था, ऐसा कहा जाता है। ये जब आया तो लंदन के सारे लोग आंखें फाड़े इसको देख रहे थे राजा बनने के लिए। थॉमस डैकर ने लिखा कि उस वक्त सड़कों पर आदमियों की भीड़ थी, बच्चे स्टॉल्स पर खड़े थे और औरतों की भीड़ खिड़कियों पर खड़ी थी। फ्रांसिस बेकन ने उनको इंग्लैंड का राजा या स्कॉटलैंड का राजा नहीं बल्कि पूरे ग्रेट ब्रिटेन का राजा कहा, क्योंकि इसके राजा बनने की वजह से यूनियन ऑफ क्राउन्स हुआ। मतलब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड साथ में आ गए थे। ये देखो दोस्तों, एक सिंबल था यूनियन ऑफ क्राउन का, जिसमें ट्यूडर का रोज और स्टुअर्ट का कांटा दोनों साथ में है। तो ये जेम्स का पर्सनल सिंबल था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। भले ये स्मूथली राजा बन गया, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट था तो मारने की साजिश इसको भी वैसे हुई जैसे इससे पहले एलिजाबेथ को मारने की साजिश हुई थी। 1605 में इसे एक गन पाउडर प्लॉट करके एक प्लॉट रचा गया था, जिसके थ्रू इसको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये प्लॉट फेल हो गया था। कुछ स्मार्ट लोगों की टीम तो जेम्स भी रखता था, जैसे रॉबर्ट सेसल कम थोड़ी थे, लेकिन कुछ कमियां भी मैं आपको गिनवा देता हूँ। जेम्स जब स्कॉटलैंड से यहाँ पर आया तो पहले स्कॉटलैंड में जब ये था तब भी कर्जे में डूबा हुआ था, और इंग्लैंड में आकर के भी यही हुआ। कुछ कर्जा एलिजाबेथ छोड़कर गई थी, कुछ कर्जा इसने कर लिया तो कर्जा बढ़ गया। और यही कर्जा जेम्स से जब चार्ल्स फर्स्ट इसके बेटे तक पास ऑन हुआ तब प्रॉब्लम और बढ़ गई पार्लियामेंट और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में। यही एक बड़ा कारण बना, बड़ा रीजन बना सिविल वॉर का, ठीक है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह थी कि जेम्स को पीस मेंटेन करके रखना बहुत अच्छा लगता था, ये शांति कायम रखना चाहता था, इसलिए इसने खुद को एक नाम दे रखा था रैक्स पैसिफियस, मतलब किंग ऑफ पीस कहकर बुलाता था खुद को। जिस स्पेन के साथ में एलिजाबेथ के टाइम पर लड़ाई चल रही थी, जेम्स ने उसी स्पेन के साथ में समझौता कर लिया और 1604 में एक ट्रीटी हुई दोस्तों, जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन कहा जाता है, जिसमें जेम्स ने अपनी बेटी दे दी, मतलब शादी कर दी स्पेनिश प्रिंस के साथ में। लेकिन फिर भी यह एलिजाबेथ जितना स्ट्रांग मोनार्क नहीं था, क्योंकि बाकी यूरोपियन देश इसका
इसको एकदम टूल की तरह यूज़ करते थे, क्योंकि भाई साहब सिर्फ इंग्लैंड में पीस थोड़ी रखना चाहते थे, पूरे यूरोप में पीस रखना चाहते थे, शांति रखना चाहते थे। उस टाइम पर इसका एक बहुत ही खास आदमी था दोस्तों, जिसका नाम था लॉर्ड बकिंघम। उस वक्त ये सारी फॉरेन पॉलिसी देखता था, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था कोर्ट पर। इसने क्या किया, जेम्स के बेटे चार्ल्स फर्स्ट को स्पेन ले गया, स्पेन की प्रिंसेस मारिया को पटवाने के लिए। वहाँ दोस्तों चार्ल्स को भी ह्यूमिलेट किया गया और इसको लॉर्ड बकिंघम को भी ह्यूमिलेट किया गया। अब आप ये जरूर सोचोगे कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे कि चार्ल्स फर्स्ट को ले गया वहाँ पर। दोस्तों इसका रीज़न ये दिया जाता है कि जेम्स खुद होमोसेक्सुअल था और जेम्स के इसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन थे। कहा तो ऐसा ही जाता है। जेम्स ने इसको स्टीनी निकनेम दे रखा था, स्टीनी कहकर बुलाता था। इसी के सपोर्ट से हमारे फ्रांसिस बेकन भी बने थे लॉर्ड चांसलर। अब मैं थोड़ा फ्रांसिस बेकन के बारे में बताता हूँ, बहुत होगी हिस्ट्री। फ्रांसिस बेकन लिटरेचर में वो फिगर थे दोस्तों, जेम्स फर्स्ट के राजा बनने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्हीं को हुआ था, सबसे ज़्यादा फेवर मिला था। क्या फ़ायदा था कि 1603 में जेम्स के आते ही इनको नाइट बना दिया गया। इन्होंने एक वर्क लिखा था, बहुत ही फेमस वर्क था दोस्तों, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे एम्पेरिकल यानी साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाला वर्क माना जाता है कि फ्रांसिस बेकन ने अपने साइंटिफिक मेथड को इसी से इंट्रोड्यूस किया था। और इस वर्क में वो जेम्स फर्स्ट की तारीफ करते हैं कि एक किंग सोलोमन थे जो मानते थे कि नॉलेज एंग्जाइटी को बढ़ाती है, एक हमारे जेम्स फर्स्ट हैं, उनकी तारीफ की कुल मिलाकर, तो इनको नाइट की उपाधि दी गई। किंग जेम्स का राजा बनना सेलिब्रेट किया था ना फ्रांसिस बेकन ने, इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज में जेम्स को एडवाइसेस भी दी थी फ्रांसिस बेकन ने। 1613 में बेकन को अटॉर्नी जनरल बना दिया गया था इन्हीं एडवाइसेस की वजह से। 1618 में लॉर्ड चांसलर बना दिया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की थी दोस्तों, लॉर्ड बकिंघम ने। लेकिन दोस्तों 1621 में फ्रांसिस बेकन की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। वो करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। उनको करप्शन के लिए अक्यूज़ किया था उस वक्त इनके कट्टर दुश्मन थे एडवर्ड कॉक। दोस्तों ये बंदे की पुरानी दुश्मनी थी फ्रांसिस बेकन के साथ में। ये जस्टिस था उस टाइम का, फेमस जस्टिस था, जूरिस्ट। इसकी वाइफ ने मतलब फियांसी ने इसके साथ में रिलेशन तोड़ दिया था फ्रांसिस बेकन के चलते। इस वजह से शायद उसी गुस्से में फ्रांसिस बेकन पर करप्शन के चार्जेस लगे, और जिस वक्त ये करप्शन के चार्जेस उन पर लगे तो कोई सामने नहीं आया, ना तो खुद राजा आए बचाने के लिए, ना वो लॉर्ड बकिंघम। बलि का बकरा कहा जाता है कि फ्रांसिस बेकन को उस वक्त बना दिया गया था। अब सबसे कमाल का काम इस वक्त ये हो गया था कि शेक्सपियर को, मैं शेक्सपियर पर आ रहा हूँ, रॉयल पार्टनेज मिल गई थी। पार्टनेज के बारे में मैं पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। पार्टनेज वो होती है जब रॉयल लोग मतलब किंग और क्वीन ऐसे राइटर्स को अपने अंडर ले लेते हैं, उनको पैसे वैसे की हेल्प करते हैं, तो उसको पार्टनेज कहा जाता है। तो शेक्सपियर को रॉयल पार्टनेज मिल गई थी किंग जेम्स की मदद से। लेकिन किंग जेम्स ही आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बल्कि उनकी वाइफ एन ऑफ डेनमार्क भी आर्ट में उतना ही इंटरेस्ट रखती थी जितना किंग जेम्स रखा करते थे। तो मज़े हो गए राइटर्स के उस टाइम पर। बल्कि आप किंग जेम्स की वाइफ एन ऑफ डेनमार्क की आर्ट के लिए किस कदर दीवानगी देखोगे कि वो अपने कोर्ट के अंदर प्ले परफॉर्म करवाती थी। बैन जॉनसन जैसे नए नए लड़कों को, नए नए टैलेंट को कमीशन देती थी, जिन प्लेस को कहा जाता था मास्क, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और आर्किटेक्चर में भी बड़ी दिलचस्पी थी क्वीन की। दोस्तों शेक्सपियर के बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, मैं उनकी ट्रेजेडीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। लेकिन मैं आपको इस वक्त के कमाल के आदमी का नाम बताता हूँ, जॉर्ज चैपमैन। ये उस वक्त ट्रांसलेशंस का बादशाह था दोस्तों। हालांकि पैसा नहीं था, लेकिन ट्रांसलेशंस बहुत ही गजब की थी। कैसे? इससे पहले ग्रीक वर्क्स को और लैटिन वर्क्स के ट्रांसलेशंस आपको इंग्लिश दुनिया को कैसे मिलते थे? एक कैक्सटन था जिसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, आपको याद होगा। द रिकायल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय नाम का वर्क लिखा था 1464 में। उस टाइम के ट्रांसलेशंस किए हुए थे कैक्सटन के, तो वही खिंच रहे थे। मतलब अभी तक इंग्लिश ट्रांसलेशंस वहीं के चलते आ रहे थे। फिर जॉर्ज चैपमैन आया और रज के काम किया ट्रांसलेशंस में। जॉर्ज चैपमैन बड़ा कमाल का ट्रांसलेटर था, लेकिन इसको पार्टनेज नहीं मिली दोस्तों, तो कर्जा बहुत बढ़ गया। जॉन कीट्स ने इनके ट्रांसलेशंस की बहुत तारीफ की है। 1598 में एलियड की ट्रांसलेशंस को करना शुरू किया, इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश करवाए, और 1616 तक, मतलब इतने सालों तक एलियड और ओडिसी दोनों को कंप्लीट करके इंग्लिश में कंप्लीट ट्रांसलेशंस तैयार किए। और इनके बराबर ट्रांसलेशंस पोप तक कोई भी नहीं कर पाया दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप तक। इनके बाद में अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेशंस में नाम कमाया था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ओडिसी को इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा था।
और एलियट को इन्होंने आयम्बिक हेप्टामीटर में लिखा। दोस्तों आज की डेट में ट्रांसलेशंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पर थी। और ट्रांसलेशंस के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसमें ट्रांसलेशन में आप अपनी तरफ से डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स को भी ऐड करो, जो चैपमैन ने बड़ा बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया था। जॉन कीट्स ने जब चैपमैन की होमर के ट्रांसलेशंस को पढ़ा तो बड़ा एडमायर किया और एक फेमस सोनेट भी लिखी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा रखी है चैनल पर। कीट्स को ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के ट्रांसलेशंस कम पसंद थे क्योंकि वो दोनों हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करते थे, लेकिन चैपमैन एक टैलेंटेड ट्रांसलेटर थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, कुल मिलाकर अंडररेटेड आदमी थे, इसलिए इनको माइनर पोएट्स में गिना जाता है उस टाइम के। लेकिन दोस्तों इन्होंने एलिजाबेथन एज की कई पोएम्स को कंप्लीट किया, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो की हीरो एंड लिएंडर को, बहुत सारे कोलैबोरेशन में ड्रामास भी लिखे। बैन जॉनसन के साथ में अच्छी दोस्ती थी इनकी। चैपमैन ने कॉमेडीज़ में एक्सपेरिमेंट किए। दोस्तों सुनना, कॉमेडीज़ में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए एंड ह्यूमरस डेज मर्थ नाम की कॉमेडी लिखकर। इन्होंने ह्यूमर्स कॉमेडी में एक्सपेरिमेंट किए। बाद में बैन जॉनसन ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में इसी टेक्निक का यूज़ किया। ट्रैजिक कॉमेडी में भी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जॉर्ज चैपमैन। उन्होंने एक प्ले लिखा था द विडोज टीयर्स, जिसमें कॉमेडी के साथ में कुछ सीरियस थीम्स को मिक्स कर दिया बाद में। और फिर बाद में फ्रांसिस बियमंट और जॉन फ्लेचर ने इसका क्रेडिट ले लिया कि ट्रैजिक कॉमेडी को इन दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन दोस्तों चैपमैन ने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिए थे द विडोज टीयर्स नाम के प्ले में। चलो अब चैपमैन से आगे बढ़ते हैं, जैकोबियन एज के मास्क को डिस्कस करते हैं। ये एक टाइप का कोटली एंटरटेनमेंट था दोस्तों, उस टाइम पर चलता था, जिसको मास्क कहा जाता है। एन मैंने आपको बताया था, जो कि जेम्स की वाइफ थी, वो परफॉर्म करवाती थी। मास्क एक टाइप का एंटरटेनमेंट होता था जिसमें डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ें चलती थी। जेम्स की वाइफ एन को ये बहुत पसंद थे और वो खुद भी डांस करती थी। दोस्तों हिस्ट्री में भी ऐसा कहा जाता है कि हेनरी 8 भी अपनी कोर्ट में इसको परफॉर्म करवाते थे और चार्ल्स फर्स्ट, एन का बेटा, वो भी परफॉर्म करवाता था। इन्हीं की तरह उस टाइम पर डम शोज होते थे दोस्तों। डम शोज क्या होते थे? मास्क की तरह होते थे, इंटरल्यूड्स होते थे, जिसमें कैरेक्टर्स कुछ बोलते नहीं थे, बस एक्शंस करते थे, इसलिए इसका नाम डम शोज था। कहा जाता है कि ये मॉरलिटी प्लेस से निकल कर आए थे, क्योंकि इनमें भी एलेगरी का यूज़ किया जाता था। देखना, स्पेनिश ट्रेजेडी और हैमलेट में भी आपको प्ले विद इन अ प्ले दिखेगा, जो ये डम शोज ही होते थे और ये इंटरल्यूड्स होते थे इस टाइप के। लेकिन 1630 के बाद से ये डम शोज वगैरह मेन स्ट्रीम ब्रिटिश ड्रामा से ख़त्म हो गए। जॉर्ज चैपमैन ने भी एक फेमस मास्क लिखा था दोस्तों उस टाइम का, द मेमोरेबल मास्क ऑफ द मिडल टेम्पल एंड लिंकन्स इन। अब अगर हम मास्क की बात कर रहे हैं तो इनीगो जोन्स का नाम अगर मैं नहीं लूं तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी भाई। ये उस टाइम पर फर्स्ट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्ट था दोस्तों इंग्लैंड का। लिटरेचर, म्यूज़िक, ये पेंटिंग, इन सब चीज़ों ने इतनी ग्रोथ नहीं की थी जितनी आर्किटेक्चर ने ग्रोथ की थी उस टाइम पर। तो बैन जॉनसन के साथ में अच्छी दोस्ती थी इनीगो जोन्स की। बैन जॉनसन क्वीन एन के लिए राइटिंग करते थे और ये इनीगो जोन्स उस टाइम पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम करते थे, स्टेज डिज़ाइनिंग का काम करते थे, और इनको भी बैन जॉनसन के साथ में पार्टनरेज मिली थी क्वीन की उस टाइम पर। जॉनसन थे राइटर और ये थे आर्किटेक्ट। शुरू में दोनों का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, मतलब 500 से ज़्यादा इन्होंने मास्क लिखे थे क्वीन के लिए। 15 साल तक दोनों ने साथ में काम किया दोस्तों। लेकिन पार्टनरशिप किसकी चली है? जो इन दोनों की चलेगी। बात तब बिगड़ी जब दोनों में लड़ाई हो गई इस बात को लेकर कि किसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेज को डिज़ाइन करने वाले का या लिटरेचर लिखने वाले का। इसलिए दोनों में बात बिगड़ गई, दोनों की दोस्ती टूट गई। दोनों एक दूसरे पर सटायर्स करते थे, खास करके बैन जॉनसन ने सटायर्स की शुरुआत कर दी थी यहाँ से, जब उनकी जोन्स के साथ में दोस्ती बिगड़ गई। दोस्तों अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि शेक्सपियर को किंग जेम्स का सपोर्ट मिल गया इसलिए उन्होंने प्रोग्रेस कर ली जैकोबियन एज में, लेकिन एक बार आप सोचो, बैन जॉनसन को भी तो क्वीन का सपोर्ट मिला था, फिर भी वो मास्क ही लिखते रहे। सपोर्ट मिलना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी तो कुछ बेटर करना पड़ता है। अब दोस्तों शेक्सपियर बड़े स्मार्ट ड्रामेटिस्ट थे इस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पर मैकबेथ इसलिए लिखा था। दोस्तों सारी ट्रेजेडीज बहुत फेमस है शेक्सपियर की, जो
जैकोबियन एज में लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज। लेकिन मैकबेथ उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि उन्हें पता था किंग जेम्स फर्स्ट विच क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, ये चुड़ैलें, भूत प्रेत वगैरह ये सब चीजें। जेम्स ने खुद एक वर्क लिखा था, डीमोनोलॉजी नाम का वर्क लिखा था, जिसमें उन्होंने विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक की बात की थी। यहीं से शेक्सपियर ने अपने मैकबेथ का कंटेंट उठाया था। जेम्स ब्लैक मैजिक में ही नहीं बल्कि धर्म में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन शुरू करवाई। ऑथराइज्ड वर्जन में इस बाइबल को ट्रांसलेट करने में सबसे पहले काम किया था जॉन विक्लिफ ने। जॉन विक्लिफ के ट्रांसलेशंस मैन्युस्क्रिप्ट में चलते थे उस टाइम पर, जब तक कि किंग जेम्स की बाइबल नहीं आ गई। आप में से काफी सारे बच्चों को यह गलतफहमी होती है कि जेम्स ने खुद ये ट्रांसलेशंस किए थे। नहीं दोस्तों, 47 लोगों की, 47 लोगों की स्कॉलर्स की एक टीम लगाई थी, तब जाकर ये वर्क तैयार हुआ था। और इस एज में इंग्लैंड ही नहीं पूरा यूरोप साइंटिफिक रेवोल्यूशन में इंटरेस्ट ले रहा था। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। एलिजाबेथन एज के भी पहले एक पॉलिश मैथमेटिशियन थे, निकोलस कॉर्पोनिकस, जिन्होंने दुनिया को बताया था कि ये सोलर सिस्टम पृथ्वी के चारों तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी और बाकी ग्रह इस सूरज के अराउंड घूम रहे हैं। इनके इस रेवोल्यूशन को जर्मनी में आगे बढ़ाया जोहान्स केपलर ने, इटली में गैलीलियो गैलीली ने। इंग्लैंड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का काम किया था फ्रांसिस बेकन ने। ऐसा माना जाता है दोस्तों, रॉयल सोसाइटी जो चार्ल्स सेकंड के टाइम पर खुली थी ना, रॉयल सोसाइटी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे मतलब नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो उस रॉयल सोसाइटी को खोलने में फ्रांसिस बेकन एक गाइडिंग स्पिरिट की तरह थे। 16th सेंचुरी के फ्रेंच एनलाइटनमेंट को भी गाइडेंस इन्हीं से मिला था दोस्तों। इनको, फ्रांसिस बेकन को, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी भी कहा जाता है। लेकिन फाइन आर्ट मतलब पेंटिंग वगैरह जैकोबियन एरा की इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैंने आपको बताया जितने भी प्रोमिनेंट पेंटर्स थे वो सब बाहर के थे। जैसे एक फ्लेमिश आर्टिस्ट थे पॉल वैन सॉमर फर्स्ट, जिन्होंने फ्रांसिस बेकन का ये पोर्ट्रेट बनाया था, वो भी बाहर से थे। अब थोड़ा सा मैं शेक्सपियर की बात करता हूँ, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की बात करता हूँ, जिसकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जैकोबियन एज पढ़ रहे हैं तो। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डार्क थीम्स जो थी ना, वो इस एज के लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी। इस टाइम पर जो राइटर्स थे सारे एलिजाबेथन एज के थे और डार्क बहुत लिखा जाता था। इस टाइम पर सटायरिकल प्लेज भी लिखे जाने शुरू हो गए थे। बैन जॉनसन का द एल्केमिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जैकोबियन सोसाइटी के करप्शन और ह्यूमन ग्रीड को दिखाता है। इस टाइम पर बहुत डर का भी माहौल था दोस्तों। हर वक्त डर लगा रहता था कि पार्लियामेंटेरियंस की नाराजगी की वजह से सिविल वॉर ना हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के बारे में, जो कि इस एज में सबसे फेमस है। सबसे पहले किंग लियर। दोस्तों ये किंग लियर बेस्ड है एक पुराने राजा पर, जो कि ब्रिटेन का राजा था, एक लेजेंडरी किंग था लेयर। इसकी स्टोरी लिखी थी जेफरी ऑफ मॉनमाउथ ने। ब्रिटेन के राजाओं के बारे में मतलब लिखा था उसने, तो उसमें राजा लेयर की भी स्टोरी थी, लेयर ऑफ ब्रिटेन के नाम से। सेम टू सेम स्टोरी है जैसे शेक्सपियर की किंग लियर की थी। उस राजा की भी एक्चुअली 3 बेटियां थी, तीनों, कोई बेटा नहीं था, तीनों बेटियों का नाम था सेम, गोनोरेल, रीगन और कॉर्डेलिया। वहां से कंटेंट उठाया और शेक्सपियर ने किंग लियर को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन पहली बार शेक्सपियर ने इसको मॉडिफाई नहीं किया था, एक और प्ले लिखा गया था किंग लियर नाम से। स्पेलिंग देख लेना, आप याद रखना। शेक्सपियर वाला किंग लियर अलग है, लेकिन इस प्ले के राइटर का पता नहीं कि किसने लिखा है। किसी ना किसी को एट्रीब्यूट किया जाता है कि किसी ने लिखा होगा, लेकिन इसके राइटर का पता नहीं एक्चुअली। तो कहानियां पहले से मौजूद थी, शेक्सपियर ने बस स्मार्टली उनको मॉडिफाई किया। और आप देखना एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन में भी कॉर्डेलिया का एक कैरेक्टर अपीयर होता है जो फांसी खा के मर जाती है। शेक्सपियर ने प्लॉट में चेंज क्या किया, देखो क्या चेंज किया था कि असल कहानी में क्या हुआ था कि किंग लियर को उसका थ्रोन वापस मिल गया था, लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया, एंड में कॉर्डेलिया और किंग लियर की डेथ, जिससे ये ट्रेजेडी बन गई और शेक्सपियर का ड्रामा हिट हो गया। लोगों ने फील किया इसको अंदर तक, इसलिए हिट हो गया। और अब मैं बात करता हूं जैकोबियन एज की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ने किंग जेम्स को प्लीज करने के लिए इस ट्रेजेडी को लिखा था। कहा जाता है कि इसकी 3 विचेस वाला कॉन्सेप्ट शेक्सपियर ने हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स से उठाया था। जेम्स को भी ब्रिज क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट था, कुछ जेम्स के वर्क से इस प्ले का कंटेंट उठाया था। बाइबल में विच ऑफ एंडर के कैरेक्टर से इसका कंटेंट उठाया था, और गन पाउडर प्लॉट भी
इस प्ले के लिए एक बड़ा सोर्स था। इसलिए जैकोबियन एज का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है मैकबेथ। और टेम्पेस्ट जो कि ट्रेजेडी नहीं थी, ट्रेजिक कॉमेडी थी, जिसके लिए काफ़ी सारे सोर्सेस शेक्सपियर ने बाकी प्लेस की तरह बाहर से उठाए थे, लेकिन इस प्ले में शेक्सपियर ने टाइम, प्लेस और एक्शन की 3 यूनिटीज़ को ढंग से फॉलो किया है। पहले जो भी प्लेस लिखे थे उनमें इतना अच्छे से इन तीनों को फॉलो नहीं किया था, टाइम, प्लेस और एक्शन को, लेकिन इसमें बखूबी फॉलो किया। अब ये एज फेमस है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ की वजह से, फ्रांसिस बेकन की वजह से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिया। जेम्स फर्स्ट की बाइबल भी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जिससे बहुत सारे ड्रामेटिस्ट को अपने लिटरेचर के लिए बहुत सारा कंटेंट मिला इनके ट्रांसलेशन से। इस एज के दौरान ड्रामा में रैपिडली गिरावट हो रही थी दोस्तों। मतलब अब ड्रामा इतने सक्सेसफुली नहीं लिखे जा रहे थे जो एलिजाबेथन एज में लिखे जा रहे थे। देखो, मैंने आपको मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।